नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका भरने का एक सही तरीका क्या हो सकता है और किन तरीक़ों से मानव संपदा पोर्टल पर आप अपनी सर्विस बुक को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, जिसका URL है ehrms.upsdc.gov.in। अब इस पोर्टल पर आपको ehrms लॉगिन पर क्लिक करना है, जो सबसे ऊपर दाहिनी साइड में होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने विभाग का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपके विभाग का नाम नहीं शो कर रहा है तो ऑल अदर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर यूज़र आईडी मांगता है आपसे। पहले यूज़र आईडी में सर्विस बुक भरने के लिए इस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री की यूज़र आईडी से ओपन करना होगा। जिस भी कार्मिक को आपके कार्यालय या महाविद्यालय में डेटा एंट्री का रोल दिया गया है, उसका यूज़र आईडी यहाँ पर हम ओपन करेंगे और पासवर्ड में जो भी उसको पासवर्ड ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। फिर यहाँ पर हम कैप्चा सावधानीपूर्वक एंटर कर लेंगे, क्योंकि कैप्चा केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को ध्यानपूर्वक भरेंगे और उसके बाद जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मानव संपदा पोर्टल की डेटा एंट्री लॉगिन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम सेवा पुस्तिका को भरने का या सेवा पुस्तिका मेंटेन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए रोल, हमें सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करनी ओपन करने के बाद कि हमारा रोल जो है डेटा एंट्री का है कि नहीं, क्योंकि डेटा एंट्री के रोल से ही हम किसी सर्विस बुक को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वेरियस आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप सीधे यहाँ पर आपको सर्विस बुक के ऑप्शन में जाना है सर्विस बुक भरने के लिए। ये अगर आपके कंप्यूटर की साइज़ लार्ज होगी तो आपको ये यहाँ पर राइट साइड में भी दिखेगा, और नहीं तो ये आपको सर्विस बुक सेक्शन आपको ढूंढ लेना है। सर्विस बुक नीचे या राइट साइड में आएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होता है फिल सर्विस बुक पे आपको क्लिक करना है और फिल सर्विस बुक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय लिस्ट हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनकी एम्प्लॉय लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो एम्प्लॉय लिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तब आपके सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि किस एम्प्लॉय की आप सेवा पुस्तिका भरना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन एक आ रहा है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे विकल्प ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर से आ रहा है, यानी इन एम्प्लॉय की सर्विस बुक भर के वेरीफाई हो चुकी है। अगर किसी का नाम के सामने वाइट आए तो इसका मतलब उस एम्प्लॉय की सर्विस बुक अभी रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन उसकी सर्विस बुक अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए नॉन वेरीफाइड लिख के भी आ रहा है और रेड के सामने वेरीफाइड लिख के आ रहा है। तो हम एक नॉन वेरीफाइड सर्विस बुक को ओपन करते हैं। फिर यहाँ से आप पूछता है कि आप अपनी सर्विस बुक किस लैंग्वेज में या किस भाषा में भरना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो ऊपर ये ऑप्शन इंग्लिश जहाँ होता है यहीं पे क्लिक करके आप हिंदी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप आगे ओके में प्रोसीड करेंगे। इसके पश्चात आपके सामने आपका एम्प्लॉय डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एम्प्लॉय डैशबोर्ड में आपके सामने वेरियस ऑप्शंस रहेंगे। आप देखिए जिस एम्प्लॉय का हमने सेलेक्ट किया उसका EHRMS कोड यहाँ शो करने लगा, नाम शो होने लगा, डेट ऑफ बर्थ, और इस ऑफिस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट ऑफिस और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपके सामने ओपन होंगी। तो आप देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गया एम्प्लॉय डैशबोर्ड का। अब इसमें लेफ़्ट साइड में ये सर्विस बुक के वेरियस कॉलम होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं जिन्हें एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर उस एम्प्लॉय की आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये सबसे ऊपर आपको व्यू एंड अपलोड एम्प्लॉय मैनुअल सर्विस बुक, आपको यहाँ क्लिक करके सीधे ब्राउज़ पे क्लिक करना है और जो उस एम्प्लॉय की फ़ोटो आपके जो भी एम्प्लॉय हो उसको सेलेक्ट करके सीधे ओपन पे क्लिक करना है। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, जिससे आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद उसकी फ़ोटो अपलोड कर देना है। एम्प्लॉय फिंगरप्रिंट, ये आपको जो एम्प्लॉय की सर्विस बुक होती है मूल सेवा पुस्तिका, वहाँ पर उसके सारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट होते हैं। तो वो चीज़ आपको स्कैन करके कंप्यूटर में यहाँ से ब्राउज़ करके अपलोड फिंगरप्रिंट ये अपलोड कर देना है। एक चीज़ याद रखना है कि फ़ाइल साइज़ जो है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो ये पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करना है। जो भी आप फाइल बनाए फ़ोटो या फिंगरप्रिंट का, उसको 500 KB के अंदर रखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय डिटेल्स आपके सामने हैं, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स है और व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ये हर एम्प्लॉय को अपना इंडिविजुअल डेटा एंट्री की लॉगिन से जब करेंगे तो शो करेगा। और अगर कोई कार्मिक अपनी लॉगिन आईडी से इस पे लॉगिन करता है जिसको कोई रोल नहीं मिला है, तो उसका रोल यहाँ पर जनरल यूज़र शो करेगा। यानी हर एम्प्लॉय जो मानव संपदा पोर्टल पे किसी रोल में नहीं, वो जनरल यूज़र होता है, तो वो अपनी सर्विस बुक पे जब यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेगा तो फिल सर्विस बुक का ऑप्शन उसको नहीं दिखेगा, केवल व्यू सर्विस बुक का ऑप्शन दिखेगा। वो अपनी सेवा पुस्तिका में जो एंट्री उसके ऑफिस द्वारा की गई है, वो अपनी सेवा पुस्तिका देख सकता है। उसके अलावा लीव मॉड्यूल वगैरह उसको शो करेगा, जहाँ पर वो छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकता है। और 2-3 और ऑप्शन आएंगे। जनरल का ऑप्शन रहेगा जहाँ अपना वो पासवर्ड अपडेट कर सकता है, इंडिविजुअल अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपने लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर छुट्टियाँ आदि के लिए सिलेक्ट कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। और प्रॉपर्टी वगैरह के रिटर्न फाइल करने का जब आएगा तो वो भी एम्प्लॉय अपना इंडिविजुअल कर सकता है। तो ये जनरल सेक्शन सबको ओपन होगा, इंडिविजुअल और लीव मॉड्यूल शो होगा। इसके अलावा सर्विस बुक में व्यू सर्विस बुक का ऑप्शन ये हर एम्प्लॉय के लिए इनेबल रहेगा। लेकिन जिनको डेटा एंट्री का रोल मिला हुआ है उनको फिल सर्विस बुक का ऑप्शन भी यहाँ से रहेगा। तो फिल सर्विस बुक में जब हम क्लिक करके किसी एम्प्लॉय का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं तो आप देखिए पहला तो ऑप्शन उधर आता है सबसे ऊपर व्यू सर्विस बुक का, उसके नीचे ऑप्शन आता है व्यू सर्विस पर क्लिक करेंगे तो सेवा पुस्तिका PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय डैशबोर्ड आपके सामने ओपन ही है। अब यहाँ पर तीसरा और जो महत्वपूर्ण सेक्शन सेवा पुस्तिका भरने का प्रारंभ होता है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स आपके सामने, अब कुछ डिटेल्स होती हैं जैसे रजिस्ट्रेशन के समय शो होती हैं, नाम, फादर नेम, ये सब तो आ गई। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ भरना चाहते हैं तो आपको ऊपर देखिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एंटर एम्प्लॉयज़ पर्सनल डिटेल, दूसरा है एडिट। तो एडिट आपको अगर कोई चीज़ आपने पहले से भर रखी है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप नई सेवा पुस्तिका में एंट्री कर रहे हैं तो एंटर एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक एक ऑप्शन आपको सावधानीपूर्वक भरना है। यहाँ पर जो भी उनकी डिटेल्स दी गई हैं शुरू में उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको ये अभी ये हाइड है पहला ऑप्शन जो है, फादर, मदर या हस्बैंड नेम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय ये ऑलरेडी आप एम्प्लॉई डिटेल्स में आ चुकी है। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं एम्प्लॉई डिटेल्स में, इस पर जब क्लिक करेंगे एडिट डिटेल्स पे तो ये देखिए फादर नेम, मदर और हस्बैंड नेम है, इनके पिताजी का नाम शो कर रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन के समय आ जाता है, इसलिए ये यहाँ पर हिडन दिखा रहा है, पहली चीज़। दूसरा है मैरिटल स्टेटस आपसे पूछेगा, तो किसी भी एम्प्लॉई का मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तीनों ऑप्शन है। आइडेंटिटी मार्क, यहाँ पर अपने शरीर में कोई पहचान चिन्ह आपके, कहीं पे तिल है, कहीं पे कटे का निशान है, कहीं स्कैर है, कहीं बर्थ मार्क है, तो यहाँ पर आप कुछ भी भर लेंगे। जैसे किसी का कहीं पे मोल है तो यहाँ पर सिंपल हम लिख सकते हैं अमोल ऑन राइट हैंड, ऐसे करके कुछ एक। अब यहाँ पर मेडिकल फिटनेस, कैरेक्टर फिटनेस, इसको भी हम बिल्कुल हर एम्प्लॉय जो सेवा में आता है उसका मेडिकल फिटनेस होता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, अगर वो उपलब्ध है तो यहाँ पर सीधे हम टिक कर देंगे, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, दोनों टिक कर देंगे। हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर में हमको एम्प्लॉय की भरनी है, फिट में होती है, फिट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट आप गूगल पे कर सकते हैं ईजिली वहाँ से करके। अब कैटेगरी में हमको एम्प्लॉय का वो जनरल कैंडिडेट है, SC है, ST है, OBC है, और अगर कोई आदमी इन सब में नहीं आता तो नॉट अवेलेबल का ऑप्शन है उसके लिए। सब कैटेगरी ये डिपेंड करता है कि जो विशेष श्रेणी बनाई गई हैं, जैसे कोई फिजिकली डिसेबल है या फ्रीडम फाइटर है स्वतंत्रता सेनानी का, या कोई एक्स सर्विसमैन है सेना वगैरह से आया हुआ व्यक्ति, तो उसके लिए एक्स सर्विसमैन का, तो ये सावधानीपूर्वक हम इसको ओपन करके यहाँ पर भर लेंगे। अब जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका एक्स सर्विसमैन हमने डाल दिया।
अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एनी पूछ रहा है। अगर कोई एम्प्लॉई सेवा में आया है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर कोई देने की व्यवस्था है, हर एम्प्लॉई सेवा में आता है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है कई कई विभागों में, वो है तो यहाँ डाल सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कब हुआ उसका वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है अगर इनमें से है तो डाल सकते, नहीं अगर इसके अतिरिक्त किसी का, वैसे इसके अतिरिक्त भारत में पॉसिबल नहीं है लेकिन होता अदर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर रिलीजन हम भर लेंगे। फिर ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लेंगे। होम स्टेट आपका क्या है, यहाँ पर भरते समय ध्यान रखना है कि होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट ये अच्छे से आप सेलेक्ट कर लें ध्यानपूर्वक। अब कैडर में आपको भरना है, आपका अगर स्टेट कैडर है यानी पूरे प्रदेश में ट्रांसफ़र हो सकता है तो स्टेट कैडर भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट कैडर में जैसे प्राइमरी टीचर का कैडर डिस्ट्रिक्ट का होता है क्योंकि उनका ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लिए उनके स्वतः की मांग पर होता है। कई लोग को ब्लॉक कैडर होता है, डिवीज़न कैडर होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई है तो अदर कैडर पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो कैडर से जो एक्सक्लूड है उनको एक्स कैडर पे कर सकते हैं। कैडर का यहाँ तात्पर्य यही है कि आपकी सेवा पूरे प्रदेश के लिए है या केवल कुछ पार्टिकुलर सेक्शन के लिए है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑफिस के अकॉर्डिंग से देख लेंगे। अब यहाँ पर आपकी सर्विस किस तरह की सेवा है, जैसे ये उच्च शिक्षा विभाग का मानव संपदा पोर्टल का है तो उसके अलग अलग कैडर बनाए गए हैं। अगर कोई एडेड डिग्री कॉलेज में टीचर है तो टीचर के लिए ये हमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एडेड डिग्री कॉलेज में अगर वो 4th क्लास का एम्प्लॉई है परमानेंट, जिसका वेतन कोषागार से आहरित होता है, तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। एडेड डिग्री कॉलेज का क्लास 3 का एम्प्लॉई जो लिपिक संवर्ग होता है परमानेंट, जिसका वेतन कोषागार से आहरित होता है, वो ये ऑप्शन ऑप्ट करेगा। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट कॉलेज के एम्प्लॉई हैं 4th क्लास, उनका डिपार्टमेंटल सर्विस कैडर हो जाएगा। जो क्लास 3 के हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, क्षेत्रीय कार्यालय में या राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी या प्रयागराज या डायरेक्टरेट में, उनका क्लास 3 में मिनिस्ट्रियल सर्विस हो जाएगा। जो लोग ऑडिटर संवर्ग के लोग होते हैं, कई लोग जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है, अगर आपके ही कॉलेज ऑफिस में उनका पंजीकरण हो रहा है तो उनका अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस में आ जाएंगे। इसके अलावा जो पीसीएस से आपके अधिकारी आते हैं, पीसीएस संवर्ग के जो वित्त और लेखा अधिकारी आते हैं, उनका फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस ये क्लास 1 में ही आता है, तो इसको आप एंटर कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के, उनका कैडर जो है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस ग्रुप ए में आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स के लिए ये कैडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी आपके सामने ये चीज़ें रखी गई हैं। अब होम टाउन, आपका जो भी होम टाउन आपने होम डिस्ट्रिक्ट ऊपर सेलेक्ट किया है, इसके अलावा आपका होम टाउन जो भी है यहाँ पर मैनुअली आपको एंटर कर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी है वो आप उसका नाम एंटर कर देंगे। यूआईडी में अपना यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है, और जब आधार नंबर आप एंटर करेंगे तो बाद में ये सेव हो जाएगा। फिर आपका सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है आपका, आप यूपीएससी के थ्रू आए हैं, यूपीपीएससी के थ्रू आए हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। ये फिर एक सेकंड मैं फिर से लॉगिन करता हूँ उसको। इंटरप्शन के लिए खेद है। तो यहाँ पर हम सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट में यूपीएससी यूपीपीएससी जैसे भी आपका सिलेक्शन हुआ जिस मोड से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और उसको आप अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो अदर्स में डाल देंगे। फिर रिमार्क्स में यहाँ पर अगर कुछ आपको एडिशनल वैल्यू ऐड करनी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन संबंधित तो आप करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर सीधे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन यहाँ पर आप देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है आपका ऑप्शन एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे जब आप आएंगे यहाँ पर 2 तरह के आपके एड्रेस होते हैं। पहले तो आपका प्रेजेंट एड्रेस रजिस्ट्रेशन के समय ही होगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, और जब आप ऊपर एंटर एम्प्लॉय एड्रेस डिटेल में क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस जो कि आपने पहले फिल किया है
उसको फिर से आप एंटर कर देंगे। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है आपका पूरी डिटेल्स। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर अगर है तो, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, और ईमेल, ये भी इसमें रेड का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ईमेल ज़रूर आप एंटर करिए क्योंकि आगे हर चीज़ ईमेल से जोड़ी जाएगी। और अगर आप का जो प्रेजेंट एड्रेस है वहीं आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आपको फिर से परमानेंट एड्रेस मैनुअली एंटर नहीं करना, आप सीधे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, उसके बाद वो आपका पूरा प्रेजेंट एड्रेस को परमानेंट एड्रेस में ले लेगा। और ये करके आपको फिर से सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तीसरा जो है इनिशियल ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन। इनिशियल ज्वाइनिंग का मतलब है आपने जब सेवा प्रारंभ की तो सेवा प्रारंभ के समय आप क्या क्या डिटेल्स थी उसके बारे में आपको एंटर करना है। आप देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको सिंपल सी आपको चीज़ें शो हो रही होंगी। यहाँ पर हमें सीधे क्लिक करना है ऊपर पहले ऑप्शन में, एंटर एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग। देखिए आपने शुरू में इनिशियल ज्वाइनिंग कुछ डिटेल्स डाल रखी हैं, आप यहाँ से एक बार एडिट पे चेक कर लेंगे रजिस्ट्री के समय, और रजिस्ट्रेशन के समय अगर कोई डिटेल्स इनवैलिड है तो उसको चेंज कर लेंगे। और अगर आपको नई डिटेल्स फिट करनी है तो ऊपर एंटर एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग डिटेल में डालेंगे कि जब आपने इनिशियल ज्वाइनिंग अपनी सेवा में आए आप पहली बार, तो किस विभाग में आए, किस स्टेट में है। तो स्टेट तो ऑब्वियसली सब लोग उत्तर प्रदेश का है। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑफिस है। और यहाँ पर ऑफिस लेवल आपका क्या है, जैसे ये उच्च शिक्षा विभाग में 3 लेवल बनाए गए हैं। डायरेक्टरेट है पहला लेवल, दूसरा रीजनल ऑफिस है और तीसरा डिग्री कॉलेज है। तो अगर कॉलेज के में आपका हुआ है तो आप सीधे कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, और क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ तो रीजनल ऑफिस करेंगे। तो इस तरह से डिग्री कॉलेज में है तो ऑफिस लेवल आप डिग्री कॉलेज करेंगे। ऑफिस में आप अपना, जैसे प्रयागराज अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, और डिग्री कॉलेज मान लीजिए हमारा सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में हुआ है, जैसे यहाँ पे कई सारे जो हमारे कॉलेजेस हैं प्रयागराज के शो कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल के लिए कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में हुआ है, तो यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की डिटेल भर रहे हैं अगर वो कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में है तो वो डाल देंगे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, अब यहाँ पर अगर वो सीधी भर्ती से आया है, यानी उसका चयन किसी परीक्षा के थ्रू हुआ है, नई नियुक्ति है तो सीधी भर्ती करेंगे। प्रोन्नति से ये आया हुआ है तो प्रोन्नति से कर देंगे। ज़्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन के समय सीधी भर्ती से या तो आते हैं और या तो मृतक आश्रित आते हैं। कुछ लोग तदर्थ भी होते हैं या विनियमित होते हैं, तो उनका विनियमित, जो लोग रेगुलर होते हैं पहले तदर्थ में होते हैं, रेगुलर हो जाते हैं तो उनका विनियमित सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम देख लेंगे हमारी मूल सेवा पुस्तिका में हमारा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। फिर हमारी ज्वाइनिंग कब हुई, फॉरनून में हुई, आफ्टरनून में हुई, पूर्वाह्न में, अपराह्न में, यहाँ ऑप्शन रहता है। सेवा पुस्तिका में आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होता है। अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट डेट का मतलब है आपको जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला उसकी डेट यहाँ पर भरी जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो आपको मिला है नियुक्ति पत्र, उसमें जो डेट है वो डेट यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट भर जाएंगे। फिर आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग डेट, किस डेट को आपने ज्वाइन किया। अपॉइंटमेंट डेट में अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट, और इनिशियल ज्वाइनिंग में आपने जिस डेट को ज्वाइन किया। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर 9 दिसंबर को निर्गत हुआ है तो यहाँ पर 9 दिसंबर आप मेंशन करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने 10 दिसंबर को जाके ज्वाइन किया तो यहाँ 10 दिसंबर सेलेक्ट करेंगे इनिशियल ज्वाइनिंग में। फिर सर्विस रेगुलाइजेशन, अगर सर्विस रेगुलर हो गई है, 2 साल की सेवा पर ही आई थिंक रेगुलर हो जाते हैं लोग, तो 2 साल की डेट बढ़ाकर यहाँ रेगुलेशन डेट में डाल देंगे। और कोई विनियमितीकरण से आया है तो उसका डेट यहाँ पर डाल देंगे, सिंपल वही आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग वाली डेट। और सर्विस कंफर्मेशन डेट ये 2 साल पे होता है, और 2 साल पे सर्विस आपकी कंफर्म हो जाती है, ये डाल देंगे यहाँ पे। तो देख लेंगे आपके रेगुलाइजेशन डेट और कंफर्मेशन डेट मैंडेटरी नहीं है। रेगुलाइजेशन डेट उनके लिए है जो सेवा में विनियमित हुए हैं, रेगुलर हुए हैं, पहले तदर्थ या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे।
और सर्विस कंफर्मेशन डेट है जो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग हो जाती है उसके 2 साल बाद आपकी सर्विस कंफर्म हो जाती है, तो वो 2 साल बाद वाली डेट यहाँ पर अलग अलग जगह पे, कहीं पे 3 साल होता है, कहीं पे 1 साल पे कंफर्मेशन डेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे आपके यहाँ क्या नियम है। क्लास में जो गवर्नमेंट कॉलेज के लोग हैं या क्षेत्रीय कार्यालय के लोग हैं, शिक्षक हैं, तो क्लास 1 में आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, और बाकी स्टाफ क्लास 3 में आता है, क्लास 4 में भी आता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एडेड कॉलेज के शिक्षक हैं उनके लिए क्लास नहीं है, कि क्लास की व्यवस्था जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए है। तो जो एडेड कॉलेज के शिक्षक हैं या जितने भी क्लास 3 हैं, क्लास 4 हैं, सब NA का ऑप्शन करेंगे, क्योंकि उनकी कोई क्लास नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि एडेड कॉलेज के सभी कर्मचारी अपनी क्लास में नॉट अवेलेबल का ऑप्शन भरेंगे, किसी क्लास को ऑप्ट नहीं करेंगे। वाइड ऑर्डर नंबर, अपनी इनिशियल ज्वाइनिंग का प्रारंभिक सेवा का जो आपका ऑर्डर नंबर है वहाँ पर आप डाल देंगे अपनी इनिशियल ऑर्डर नंबर से, या सेवा पुस्तिका का पेज जो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग का, वहाँ से आपकी इनिशियल डेजिग्नेशन क्या है, यानी जब सेवा में आए तो आपके पहला पद क्या था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका देख लेंगे, जो भी रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब सब डेजिग्नेशन तो कुछ होती नहीं है। एम्प्लॉय टाइप में आप देख लेंगे, आप रेगुलर नियुक्ति हो रहे हैं, एडहॉक पे या रिप्लेसमेंट, कई सारे इसमें ऑप्शन है। तो अभी रेगुलर एम्प्लॉय के लिए ही व्यवस्था है इस पर, तो रेगुलर कर लेंगे। देख लेंगे आपका चयन किस तरीके में हुआ है, आपको किस कैडर के तहत आपको वहाँ पे किस तरह के एम्प्लॉय आपको वहाँ पे माना जा रहा है। गेस्टेड हैं क्लास 1 में गवर्नमेंट कॉलेज के, तो गेस्टेड भरेंगे, बाकी सब नॉन गेस्टेड। और एडेड कॉलेज के सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी नॉन गेस्टेड में रहेंगे। कैडर में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मैंने पहले बताया है कि एडेड डिग्री कॉलेज शिक्षकों के लिए पहला ऑप्शन है। एडेड डिग्री कॉलेज का 4th क्लास का और क्लास 3 का मिनिस्ट्रियल सर्विस होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डिपार्टमेंटल सर्विस है, 4th क्लास के लिए मिनिस्ट्रियल सर्विस है, क्लास 3 के लिए। ऑडिटर सब वर्ग के लिए अकाउंट्स और ऑडिट है, और जो हमारे वित्त लेखाधिकारी और वित्त अधिकारी होते हैं, वित्त नियंत्रक आदि, उनके लिए फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस है। और गवर्नमेंट कॉलेज के शिक्षकों के लिए यूपी हायर एजुकेशन सर्विस ग्रुप A का ऑप्शन है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेवल, अगर हमने बताया पहले ही कि क्लास 1 है तो ग्रुप A हो जाएगा, और बाकी सब के लिए नॉट अवेलेबल के, जैसे एडेड कॉलेज के शिक्षक अगर करते हैं तो यहाँ पे उनका लेवल नहीं आएगा, क्योंकि लेवल नहीं होता है A या B का कुछ। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आप अपने नियुक्ति पत्र में देख लेंगे कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। गवर्नमेंट कॉलेज में प्राचार्य होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं, निदेशालय में जॉइंट डायरेक्टर होते हैं। एडेड डिग्री कॉलेज में प्रबंध तंत्र होता है तो प्रबंधन होता है। ये जो भी होता है प्रबंधन के अलावा अगर कोई कमेटी कर रही तो उनका नाम यहाँ पर डालेंगे। सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट में आपको फिर से कैसे आपकी नियुक्ति हुई है, UPSC, UPPSC, UPSSC या अदर का ऑप्शन सब ऑप्ट करना है। सीनियरिटी अगर आपको उपलब्ध है तो सीनियरिटी ईयर डाल देंगे, सीनियरिटी नंबर क्या है, डिवीज़न क्या है, अगर आपको उपलब्ध है तो ये डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको सर्विस डिटेल एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग, यानी जब आपकी पहली नियुक्ति हुई थी तब उस समय आपको सैलरी डिटेल्स डालनी है। तो सैलरी डिटेल्स आपको इनिशियल ज्वाइनिंग के समय आपका पे कमीशन क्या है आप वहाँ देख लीजिए अपनी सेवा पुस्तिका से या फर्स्ट ज्वाइनिंग के लेटर से, जो भी 4th या 5th कमीशन में रहा हो। फिर उस समय पे स्केल क्या, पे लेवल क्या था वो आप देख लीजिए, और बेसिक पे कितना मिलता था वो आप एंटर कर लीजिए यहाँ पर जो भी रहा हो आपका। फिर यहाँ पे आपका GPF पे डिडक्शन होता है हर महीने। GPF में अगर पुराने पेंशन से अच्छा या CPF या EPF में ऑप्शन का है। 1 सेकंड में फिर से लॉगिन करता हूँ, क्षमा करिएगा, व्यवधान था। तो यहाँ पर हम पे कमीशन बेसिक पे इंटर कर लेंगे, आपकी प्रारंभिक सेवा के समय क्या थी, आपका डिडक्शन कैसे होता है GPF में, CPF में या NPS में, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे GIS अगर आप हर महीने कटता है, जो जनरल इंश्योरेंस होता है 100 रुपये का, वो कटता है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। और यहाँ पर आपको GPF, CPF, EPF नंबर है, तो NPS इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो जिनका NPS जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे NPS अपना नंबर डाल देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कई लोग कहते हैं कि इसमें NPS नहीं है, तो NPS जो सेलेक्ट करेंगे NPS डालेंगे, EPF डालेंगे EPF वाले,
जीपीएफ डालेंगे जीपीएफ वाले, और यहाँ पे अगर जीआईएस नंबर आपका उपलब्ध है तो डालेंगे, और नहीं तो फिर छोड़ देंगे। इतना भरने के बाद आपको सीधे सेव पे क्लिक कर देना है। आपका इस तरह से इनिशियल ज्वाइनिंग वाला कॉलम पूरा हो जाएगा। चौथा है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स है उनको फिल करने का ऑप्शन हो जाएगा। आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी प्रारंभिक योग्यता से शुरू करना है। देखिए इसमें ऊपर लिखा प्रारंभिक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से शुरू करें, यानी जिस पद पर हैं आप उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिए वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपने नॉर्मली लोग हाई स्कूल होते हैं तो हाई स्कूल से कर सकते हैं, 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और एमफिल जिनका है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और कोई अगर नहीं पढ़ा लिखा है, जैसे 5वीं 8वीं पास है, 4th क्लास के एम्प्लॉई है, तो उनके लिए प्राइमरी लेवल की व्यवस्था है, तो वहाँ से आप शुरू करेंगे। अगर कोई हाई स्कूल से शुरू करता है तो ये पूछता है हाई स्कूल है, बस हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो हाई स्कूल का आपको एजुकेशन डालना है, स्ट्रीम किससे था, यहाँ पर एनए का ऑप्शन आता है। आप बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका सीबीएसई या आईसीएसई हो। यहाँ पर से किस ईयर आपने पास किया, परसेंटेज कितने थे और कोई रिमार्क्स हो उसको करके आप सीधे सेव कर दीजिए। फिर इस तरीके से आप जब ग्रेजुएशन का ऑप्शन करेंगे तो ग्रेजुएशन आपसे पूछता है। ग्रेजुएशन में आप सेलेक्ट कर लीजिए आपने क्या किया है, बीएससी है, बीए है, बीटेक है, जो भी आपका ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए कई सारे ऑप्शन हैं और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऑप्शन आपने पढ़ाई की हो आप यहाँ पर ना शो कर रहा हो तो आप हमें सीधे इन्फॉर्म करें डायरेक्टरेट में, उसको ऑप्शन को यहाँ पर हम जुड़वा दिया जाएगा। और इस तरीके से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, एमएससी किया है, अलग अलग ऑप्शन है। अदर पीजी का भी ऑप्शन है। अगर जैसे आपने अदर पीजी में यहाँ पर देखिए किसी ने एमबीए किया है, एमसीए किया है, जर्नलिज्म किया है, एम फार्मा किया है, तो अलग अलग ऑप्शन है। एमएससी आईटी का ऑप्शन भी है। तो ये ना सोचिएगा कि कोई ऑप्शन इसमें छोटा है, सारे ऑप्शन जुड़वाए गए हैं। तो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में ऊपर ना दिखे इतने में तो अदर पीजी में क्लिक करके अपना ऑप्शन, बोर्ड और सब यूनिवर्सिटी नेम सब करके सीधे आपको सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका एजुकेशनल वाला कॉलम पूरा हो जाएगा। ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन में आपको जो विभागीय ट्रेनिंग आदि कोई मिलती है उसकी डिटेल्स आप पर यहाँ पर फीड कर सकते हैं। सीधे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। आपकी ट्रेनिंग इंडिया में हुई, अब्रॉड में सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया में हुई तो ट्रेनिंग टाइप किस तरह की ट्रेनिंग है, डिपार्टमेंटल है, ओरिएंटेशन कोर्स है, रिफ्रेशर कोर्स है, ये कर लेंगे। ट्रेनिंग का नाम यहाँ पर आप डालेंगे, इंस्टीट्यूट डालेंगे और सीधे डेट कब से कब तक हुई है, फ्रॉम और टू, यानी कब से कब तक, किसने स्पॉन्सर किया था उस ट्रेनिंग को, यहाँ पर डाल के सीधे आप सेव का ऑप्शन करेंगे। इस तरह से अब्रॉड की ट्रेनिंग है तो अब्रॉड का ऑप्शन करके सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो ये ट्रेनिंग डिटेल्स आपकी हो जाएंगी। इसके बाद आता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपको जब आप न्यू पहली बार एंटर करें तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी फैमिली डिटेल्स फीड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मेंबर नेम आपने सेलेक्ट किया, कोई भी आपने जैसे यहाँ पर नाम लिखा कोई भी, तो अब आप जो इस एम्प्लॉय की सेवा पुस्तिका भर रहे हैं उसका रिलेशन क्या है। जैसे उसकी फादर का नाम है, ये नाम उसके फादर का है तो यहाँ रिलेशन में फादर करेंगे और उस मेंबर की जिसका आप डिटेल्स ऐड कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ ऐड कर लेंगे। उसका यूआईडी, आधार कार्ड नंबर ज़रूर डाल दें। मेंबर की क्वालिफ़िकेशन अगर पता है तो वो डाल दें। आप पे डिपेंडेंट है, हाँ तो यस, ना तो नो करें। और सिंपली अगर मेंबर डिपेंडेंट आप पे नहीं है तो नो कर दें यहाँ पर। और उसका ई सैलरी कोड, यानी वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होगा तो स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या अदर का, तो करके सेलेक्ट आप यहाँ पे उसका ई सैलरी कोड भी डाल दीजिए। फिर मेंबर का एम्प्लॉय कोड उपलब्ध है तो वो डाल दीजिए। अगर आपका फैमिली मेम्बर जिसको आप ऐड कर रहे हैं, आपका पति या पत्नी जो भी है सेवा में, अगर वो भी सेम डिपार्टमेंट में है या आपका फादर मदर जो भी हैं सेम डिपार्टमेंट में हैं तो यहाँ पर यस आप कर देंगे। फिर
किस डिपार्टमेंट में है उसका नाम यहाँ पर, और उसके बाद ऑक्यूपेशन की ऑब्लिक करके ऑक्यूपेशन, ऐसे आपको पहले नाम लिखना है किस डिपार्टमेंट, मान लीजिए बेसिक में है तो यहाँ पर हम बेसिक एजुकेशन इंटर करके फिर ऑब्लिक करके सिंपली यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे टीचर। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स एंटर करनी है। फिर यहाँ पर मेंबर स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव कर देना है कि अगर वो भी सेम डिपार्टमेंट में है और उसका वो एक्टिव है EHRMS कोड, तो वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे एक्टिव में, और इनएक्टिव है तो उसका रीज़न, जैसे हमने यहाँ पे इनएक्टिव किया है तो उसका रीज़न यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे कि मैरिड हो मतलब इजी मैरिड और नॉट, और या डेथ हो गई तो वो ऑप्शन हम ऑफ कर लेंगे। कोई अटैचमेंट है फैमिली डिटेल से यहाँ तो ब्राउज़ करके सेव करके अपलोड कर सकते हैं, और फिर ये सेव कर इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए वाइफ की डिटेल्स, डॉटर, सन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड्स, खुद की डिटेल्स अगर कुछ है रिलेटेड तो वो भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अदर कोई है, कोई किसी का वारिस है, गोद लिया हुआ है, उस सब की डिटेल्स भी यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। फैमिली डिटेल के पास लोन डिटेल्स आ जाती हैं। लोन डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई लोन लिया है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसकी, हाउस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। जैसे एजुकेशन लोन है तो उसका अकाउंट नंबर क्या है, लेटर नंबर क्या है, सैंक्शन कब हुई, सैंक्शन डेट लिखना है, सैंक्शन कितना अमाउंट आपने लिया है लोन, रिटर्न डेट क्या है, कब रिटर्न आपको करना है, ये डिटेल करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। और इसमें कई लोग GPF वगैरह से लोन लेते हैं तो उसमें रिटर्न डेट नहीं होती, तो आपको उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GPF एडवांस में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न डेट पूछता है, तो रिटर्न डेट में आप वही डेट डाल सकते हैं जो आपकी सैंक्शन डेट है, क्योंकि इसमें रिटर्न GPF एडवांस में रिटर्न नहीं करना पड़ता है, तो आप ऐसा करके सेव कर सकते हैं। फिर लोन डिटेल्स के बाद अगला ऑप्शन आता है सर्विस हिस्ट्री। ये सबसे ज़रूरी सेक्शन होता है मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक भरने में। सबसे ज़रूरी सेक्शन जो होता है सर्विस हिस्ट्री होता है। ये आपको कैसे करना है आप देखिए, सबसे ऊपर ही है आपका एम्प्लॉय हिस्ट्री सीट। एम्प्लॉय हिस्ट्री सीट में आपको कई सारे वेरियस ऑप्शन मिलेंगे आपको ट्रांजैक्शन कॉलम में। ट्रांजैक्शन कॉलम में आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है कि आपको इस एम्प्लॉय का क्या भरना है, जैसे ACP भरना है, प्रमोशन की डिटेल भरनी है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भरना है, अगर कोई पुरानी सेवा छोड़ के आया हो, इस विभाग में ज्वाइन किया हो, उसकी पुरानी सेवा जोड़ने का आदेश हो चुका हो, ऑर्डर हो चुका हो, तो यहाँ पर डालना है कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस सर्विस प्रियर टू प्रेजेंट अपॉइंटमेंट। फिर कैंसिलेशन ऑर्डर किसी का भरना है, कंपल्सरी रिटायरमेंट भरना है, कोई कोर्ट ऑर्डर, किसी की मृत्यु हो जाती है सेवा काल में तो उसकी डिटेल यहाँ से करेंगे, डिमोशन हुआ है, डिपुटेशन। आप देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इंक्रीमेंट भरना है, प्रमोशन की डिटेल्स है। अब जैसे कोई एम्प्लॉई आपके विभाग से छोड़ के जा रहा हो किसी दूसरी सेवा में, तो यहाँ पे रेजिग्नेशन ऑब्लिक रिलीव टू न्यू ज्वाइन या रिलीव टू ज्वाइन न्यू जॉब, ये ऑप्शन हम ऑप्ट करके यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है। फिर ऑर्डर नंबर डाल देंगे, जिस ऑर्डर नंबर के तहत वो रिलीव हो रहा है या छोड़ के जा रहा है, यहाँ ऑर्डर डेट डाल देंगे। और इस्टेब्लिशमेंट आपका ऑफिस ही है इस्टेब्लिशमेंट, तो उस अपने ऑफिस की डिटेल्स यहाँ पर कॉलेज की डिटेल डाल के सीधे उसकी सारी डिटेल डाल के सेव कर देंगे। तो सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में हमको जो भी भरना है ट्रांजैक्शन में पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन से पहले उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे किसी का प्रमोशन भर है तो प्रमोशन सेलेक्ट कर लेंगे, प्रमोशन का ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, फिर पोस्टिंग एरिया और प्रमोशन कहाँ से फिर कहाँ, ये ऑप्शन पहले लेफ़्ट साइड में। एक सेकेंड, तो हम बता रहे थे कि प्रमोशन डिटेल्स किसी की फीड करनी है, तो प्रमोशन किस स्टेट से, स्टेट तो सेम ही रहेगा, किस डिपार्टमेंट भी लगभग सेम रहेगा, और यहाँ ऑफिस में सेलेक्ट करना है कि किस ऑफिस में हो रहा है। तो सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप है, और कब से उसका प्रमोशन की ऑर्डर जो है इफ़ेक्टिव हो रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर फाइनेंशियल डिटेल डाल देंगे। पूछ रहा है ना कि इज दिस एंट्री इज़ द लेटेस्ट एंट्री एम्प्लॉय सर्विस बुक रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डिटेल्स, प्लीज़ क्लिक सर्कल।
अगर नई एंट्री है तो यस पे क्लिक कर देंगे, पुरानी एंट्री तो नो करेंगे। जो एंट्री फाइनेंशियल हम कर रहे हैं नोशनल है या रियल है, काल्पनिक या वास्तविक। अगर वास्तविक तो वास्तविक क्लिक करके फाइनेंशियल डेट बेनिफिट डेट डाल देंगे, कब से उस प्रमोशन को के कारण उसको फाइनेंशियल बेनिफिट कब से मिलना है, फिर पे कमीशन क्या चल रहा है अभी जो प्रमोशन हुआ है तो उसका पे कमीशन क्या है, पे लेवल क्या है, बेसिक पे क्या है, ये सब करके उसका कैडर और सब और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ ब्राउज करके अपलोड करा के सीधे सेव पे क्लिक करेंगे। तो आपका ये सर्विस हिस्ट्री सेक्शन सब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं आपको लगभग एम्प्लॉय की सेवा पुस्तिका में लोगों के होते हैं। तो लोग पूछते हैं अक्सर कि हम सेवा पुस्तिका में क्या भरें, तो आपको सर्विस हिस्ट्री में आकर एक एक चीज़ अगर उसकी देख लेना है कि उसमें से कोई चीज़ उसके अगर सेवा रिकॉर्ड में है तो उसको ज़रूर एंट्री कर दें। एसीपी लग रही है, प्रमोशन हो रहा है, किसी का इंक्रीमेंट लग रहा है, तो इसमें से आगे एक एक चीज़ आपको एंटर करने हैं। उसकी एंट्री करने के बाद आपको सेव करते जाना है। इस तरीके से आप सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में आप सारी चीज़ें सबकी भर सकते हैं और उसकी डिटेल को फिल करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे और एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके ऑफिस में कोई आदमी रिटायर हो जाता है तो कई लोग पूछते हैं कि रिटायर हो गया अब उसका क्या करना है। तो रिटायर होने के बाद यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट का ऑप्शन है, सिंपली हमें रिटायरमेंट का ऑप्शन फिट करना है। ऑर्डर नंबर उसका कोई होगा तो उसकी ऑर्डर डेट होगी और इस तरीके से जो रिटायर जहाँ से हो रहा है उस ऑफिस की डिटेल यहाँ इस्टेब्लिशमेंट में डालनी है और कब से उसके ऑर्डर इफेक्टिव हो रहा है और रिटायरमेंट ऑर्डर अपलोड करके सेव कर देना है। तो इसके बाद वो सेवा पुस्तिका इनएक्टिव हो जाएगी, यहाँ से हाइड हो जाएगी आपकी सर्विस बुक से। तो जो भी आपके ऑफिस से रिटायर हो रहा है तो उनका ट्रांजैक्शन में रिटायरमेंट ज़रूर फिट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया ट्रांजैक्शन सेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसमें हर एक सेक्शन को हर एक चीज़ को एक एक करके सेलेक्ट करके अगर है तो भर देना है। फिर सर्विस हिस्ट्री के बाद आपका बैकलॉग लीव डिटेल्स आ जाती है एम्प्लॉय की। बैकलॉग लीव डिटेल्स में जब हम आते हैं तो आप देखिए इसमें आपको इस एम्प्लॉय ने पुरानी कितनी छुट्टियां ली हैं उसके बारे में आपको भरना है। पुरानी कितनी छुट्टियां ली हैं, बैकलॉग का मतलब हुआ पुरानी कितना ले चुका है। यहाँ पर टाइप ऑफ एक्शन में हमें डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसने कौन सी पुरानी छुट्टी, मान लीजिए उसने कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेडिकल लीव लिया है तो कब से फ्रॉम डेट में डालना है, कब से लिया है, टू डेट कब तक लिया है, कितने टोटल नंबर ऑफ डेज़ हैं कैलकुलेट करके आपने डाल देना है। रीज़न मेडिकल लिया था तो क्यों लिया था उसका रीज़न यहाँ पर डाल देना है। मेडिकल के दौरान एलटीसी लिया था कि नहीं और स्टेशन लीव लिया था कि नहीं इसकी डिटेल करके अगर कोई रिमार्क्स है तो डाल के आप सीधे सेव कर दीजिए। इस तरीके से हमें सारी छुट्टियों का जो पुरानी उसकी सर्विस बुक में चढ़ चुकी हैं, अर्न लीव है, स्टडी लीव है, कैजुअल लीव नहीं चढ़ाना है पुराना, कैजुअल लीव छोड़ देना है आपको। कैजुअल लीव पुरानी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि हर साल अपडेट होता है। बाकी कैजुअल लीव को छोड़कर जितनी भी एंट्री हैं सब आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री करके सेव करते जाना है। और यहाँ पर आप देखिए बैकलॉग डिटेल्स के बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आता है विकल्प। अगर किसी एम्प्लॉय के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है तो सिंपल आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, प्रोसीडिंग टाइप कौन सी विभागीय कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर पहला है। इसमें सॉन्डेड फ्रॉम द सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, फाइनेंशियल प्रोसीडिंग है, लोक आयुक्त की कोई जांच है या कोई सर्विस रूल्स का एम्प्लॉय सर्विस का वायलेशन है। इनमें से कोई भी जांच चल रही है तो कब से इनिशिएशन डेट डालना है, कब से वो जांच शुरू हुई है, टाइटल क्या है, जांच का फाइल नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, एम्प्लॉय ऑर्डर डेट क्या है, एम्प्लॉय का स्टेटस अभी क्या है, वो सेवा में है तो पहला है तो एब्सकॉन्डेड है, अगर नहीं तो अगर सेवा में है तो इसके अलावा नहीं है तो सस्पेंडेड। तीनों से जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस डेट में देख लेंगे, जो भी स्टेटस है उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर अगर सस्पेंड है तो सस्पेंशन की डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और प्रोसीडिंग का स्टेटस क्या है, अभी इनिशिएट हो गई है, पेंडिंग विथ इंक्वायरी ऑफिसर, ये सब ऑप्शन जो भी है, कोर्ट में है तो कोर्ट डिटेल और यहाँ पर उसका डाल के फिर इंक्वायरी ऑफिसर कौन है उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन करके सेव कर देंगे। अगर फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं चल रही तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नॉमिनी डिटेल्स में आते हैं, किसी एम्प्लॉई
कि नॉमिनी डिटेल्स भरना बहुत ज़रूरी मानव संपदा में, क्योंकि कभी कभी होता है कि मूल सेवा पुस्तिका में भी नॉमिनी डिटेल्स नहीं रहती, तो यहाँ पर नॉमिनी सबकी ज़रूर अपने ऑफिस में भरवा दें। यहाँ पर नॉमिनी अगर आपको फैमिली मेम्बर है नॉमिनी, तो जैसे भी यस क्लिक करेंगे तो आपके फैमिली डिटेल से ही आपका नाम ले लेगा। अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो अगर आपका नॉमिनी, तो आप उसका नाम कुछ भी डाल देंगे और उसका रिलेशन आपसे साथ क्या है, और नॉमिनेशन टाइप देखिए आप रिलेशन में आ जाते हैं कई सारे, जो भी रिश्ता है वो आ जाएगा। फिर नॉमिनेशन टाइप, किस तरह का नॉमिनेशन आप कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, कितना परसेंटेज आप उसको दे रहे हैं, ये ऐसे करके उस बैंक अकाउंट नंबर उसका क्या है, आपके नॉमिनी का बैंक नेम क्या है, ब्रांच क्या है, आप सिक्योर सारी डिटेल आप भर देंगे। और उसके एड्रेस डिटेल भी भर देंगे, परमानेंट एड्रेस सारी डिटेल करके भर के आप सेव कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय आपका अगर परिजन है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो यस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपके फैमिली डिटेल से ऑटोमेटिक ले लेगा। और फैमिली मेम्बर से बाहर आपका जो नॉमिनी बना रहे हैं तो नो पे क्लिक करके उसकी मैनुअल एंट्री करनी है। फिर अवार्ड अगर आपको कोई मिला है तो अवार्ड डिटेल पे क्लिक करके आप अवार्ड यहाँ पर फीड कर देंगे, कब आपको एंट्री मिली, उसका अवार्ड का नेचर क्या है, ठीक है। इसमें से 4-5 ऑप्शन है, मेडल है, डेकोरेशन है, कमेंडेशन है, सर्टिफिकेट है, सिविल सर्विस अवार्ड है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अवार्ड के बाद ऑप्शन आपका आता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपने शैक्षणिक, तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल है, आधार है, तो यहाँ पर अगर एजुकेशनल है तो सिंपल आप एजुकेशन करेंगे, किस तरह का डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो करके क्वालिफ़िकेशन नेम में क्वालिफ़िकेशन आप डाल के कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट है तो आप इस पर डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट कर लीजिए, पैन नंबर है या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ये करके आप सीधे यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल में ब्राउज़ करा के उसको 100 KB के अंदर का JPG या PDF फाइल में उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद पोस्टिंग बैकलॉग एंट्री आती है। पोस्टिंग बैकलॉग एंट्री सेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका अगर ट्रांसफ़र हुआ है कहाँ कहाँ, उसकी डिटेल्स हमें डालनी है। ऐड प्रीवियस ट्रांसफ़र पोस्टिंग डिटेल्स, इसमें अगर ट्रांसफ़र डिटेल्स ही डालनी है, किसी का ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरी जगह तो उसकी डिटेल डालनी है। ज्वाइनिंग डिटेल में हम कब पहली नियुक्ति की ज्वाइनिंग डिटेल, फिर वहाँ से कब रिलीव हुआ उसकी डिटेल्स, फिर सेव कर देंगे। फिर दूसरी जगह की ज्वाइनिंग डिटेल्स, फिर दूसरी जगह के रिलीविंग डिटेल्स, इस तरह से हर एक स्टेप बाय स्टेप हम सेव करते जाएंगे तो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। लीव बैलेंस, फिर पोस्टिंग बैकलॉग एंट्री के बाद आता है लीव बैलेंस। लीव बैलेंस में अपनी छुट्टियां आपकी कितनी बची हैं किसी भी एम्प्लॉय की, उसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करके एम्प्लॉय की छुट्टियों को हम अपडेट कर लेंगे, कितनी छुट्टियाँ अभी फ़िलहाल उसकी बची हुई हैं। जैसे किसी को अगर कैजुअल लीव 14 अलाउ हैं और उसकी मान लीजिए अभी 10 बची, तो यहाँ 10 एंट्री कर लेंगे। ड्यूटी लीव 15 अलाउड हैं तो यहाँ पर 8 बची तो 8 एंटर कर लेंगे। कहीं कहीं पे एडेड कॉलेज में 8 मैक्सिमम अलाउड होती हैं करंट लीव, कैजुअल लीव, तो 8 में अभी मान लीजिए उसकी 3 बची हैं तो 3 एंटर कर लेंगे। तो अपनी ये मैक्सिमम अलाउड लीव के लिए मैक्सिमम लिखा है, तो 14 दिन के लिए नहीं, वो 8 मान के जितना उनका बचा हुआ है 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक छुट्टियाँ भर के कितना बचा हुआ है, करेंट लीव बैलेंस कितनी छुट्टियाँ बची हुई हैं सब भर के यहाँ पे आप सीधे सबमिट कर देंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इसमें लिखा भी हुआ है कि केवल उसी लीव का बैलेंस भरें जिस बैलेंस भरने की आवश्यकता हो। जैसे आपको जो छुट्टियाँ सैंक्शन हो, जो छुट्टियाँ मिलती हों, जैसे किसी को अर्न लीव मिलती हो तो इसको भरे, अदरवाइज छोड़ दें। अगर किसी को स्पेशल लीव मिलती है तो उसको भरे, नहीं तो छोड़ दें। जो छुट्टियाँ नहीं मिलती उनको नहीं टच करना है। इस तरीके से आप फिर सर्विस बुक में जाकर अपनी छुट्टियाँ भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार फिर से एम्प्लॉय डैशबोर्ड के द्वारा ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने फिर से एम्प्लॉय डैशबोर्ड ओपन हो गया। हम सारे सेक्शन आपको बता रहे थे। लीव बैलेंस हमने आपको बता दिया किस तरह से छुट्टियां आपको पुरानी जो है आप बैकलॉग लीव डिटेल्स में आ जाएंगे, वो बची हुई छुट्टियां कितनी हैं लीव बैलेंस में। फिर ACR के लिए भी आपके जो एनुअल रिपोर्ट जारी की जानी है, उसकी एंट्री की जानी है। तो
ईयर वाइज है, फाइनेंशियल ईयर वाइज है, कैसे आपकी ACR सबमिट होती है, इसका ईयर, ACR नंबर, किस डेट से किस डेट तक का है, ग्रेडिंग आपकी क्या है, उत्कृष्ट है, उत्तम है, ये लगभग गवर्नमेंट में व्यवस्था होती है। तो उसको करके यहाँ पर आप पुरानी CR इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बैकलॉग एंट्री, जो पुरानी जितनी भी CR है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है सबकी। तो नई के लिए व्यवस्था की जा रही है कि नई व्यवस्था जो CR है वो ऑनलाइन ही हो, तो पुरानी जितनी भी CR है आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। इतनी एंट्री भरने के बाद आपको सबमिट फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपने जितनी भी सारे सेक्शन भरे हैं इसको आप वेरीफाई कराने के लिए जो आपके ऑफिस का वेरीफायर है, एम्प्लॉय नेम में उसका नाम आ जाता है, इस पर करके आपको तो सीधे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपके वेरीफायर के पास ये पहुंच जाएगी। तो वेरीफायर आपकी सर्विस बुक के सारे सेक्शन की जांच करेगा, आपने सब सही भरा है तो वो वेरीफाई कर देगा। इस तरीके से एक सर्विस बुक भरने का सही प्रोसीजर होता है और सेवा पुस्तिका मेंटेन करने का ये सही प्रोसीजर आप सभी को बताएं। सब लोग जितने भी आपके ऑफिस में हैं सब इसको सही तरीके से जानें, और अगर कोई इसमें से प्रॉब्लम आती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं चीज़ें। यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप सर्विस डिटेल में एक एक चीज़ें वेरीफाई करा लें। वेरीफाई करने के बाद मूल सेवा पुस्तिका या मूल दस्तावेज के आधार पर ही ये सारे सेक्शन जितने भी ये येलो से दिख रहे हैं, येलो कलर में, ये सब भरे जाएंगे। बिना मूल सेवा पुस्तिका या मूल डॉक्यूमेंट के कोई भी एजुकेशनल डिटेल्स आदि नहीं भरी जाएंगी, क्योंकि वो अपने लोग हेर फेर भी कर सकते हैं आपको कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा के। तो आपको मूल सर्विस रिकॉर्ड या मूल डॉक्यूमेंट के आधार पर इसमें जो भी डेटा एंट्री ऑफिस कर रहे हैं वो भरे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अगर उसने गलत भर दिया तो कल को उसकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको और भी एम्प्लॉयज़ को शेयर कर सकते हैं। बाकी कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।